वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। हम लोग रोज़ गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाने के साथ ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकार रहना आवश्यक है। गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में जानकारी रहना आवश्यक है। अपने यहाँ 4 प्रकार की थ्योरी होती है, जिसमें से एक है ट्रैफिक नियमों की। दूसरा थ्योरी पीरियड जो है मेंटेनेंस का, गाड़ी का ऑयल पानी कैसे चेक किया जाता है, कौन से पुर्जे का क्या काम है, क्या नाम है, इत्यादि जानकारी आपको दी जाएगी। तीसरा थ्योरी पीरियड जो है वो वीडियो फिल्म्स बताई जाती है सेफ्टी ड्राइविंग की। और चौथा थ्योरी पीरियड रहता है स्टेपनी और बैटरी बदलने का। आप चाहे चालक करके सीख रहे हो, चाहे मालक करके सीख रहे हो, चक्का अगर पंक्चर होता है तो ये पूछ के नहीं होता कि स्टीयरिंग पे कौन बैठा हुआ है। आपके भी चलाने में चक्का पंक्चर हो सकता है। और चक्का बदलते समय अगर गलत जगह पे जैक लगाया तो जैक स्लिप होने के कारण दुर्घटना हो सकती है। उसी प्रकार हर गाड़ी में बैटरी रहती है। हम सेल्फ चलाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम चलाते हैं, ये सब बैटरी के भरोसे पे चलता है। कार की जो बैटरीज़ है ये रिचार्जेबल बैटरीज़ रहती है, रखे रखे डिस्चार्ज हो जाती है। 15-20 दिन किसी भी कारण से आपने अगर गाड़ी नहीं चलाई तो रखे रखे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, गाड़ी चालू नहीं हो पाती। ऐसे स्थिति में बैटरी खोल के चार्जर पे लेके जाना पड़ता है, चार्ज करवाना पड़ता है। वापस जब गाड़ी में बैटरी आप लगाते हो उस समय पॉजिटिव के जगह नेगेटिव और नेगेटिव के जगह पॉजिटिव ऐसे उल्टे वायर्स आपने लगा दिए तो इंजन चालू करते बराबर अल्टरनेटर के अंदर का कटआउट जल जाता है। मतलब नुकसान भी होगा और परेशानी भी होगी। तो ये अपने यहाँ हर एक से करवा लिया जाता है। आज अपना दिन है ट्रैफिक नियमों के बारे में। रास्ते पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते के बाएं तरफ इस प्रकार के बोर्ड्स हमें दिखाई देते हैं जो आगे आने वाले धोखे की सूचना हमें देते हैं। कवर पेज के पीछे वाला जो है यह है चेतावनी। यह ट्रायंगल में रहता है। इसका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो जनरली चालान नहीं होता मगर दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद में पीछे का जो कवर पेज है ये है सूचनात्मक। ये चौकोन में रहता है। कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है, पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, खान पान की जगह कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, इत्यादि जानकारी हमें इसके ज़रिए मिलती है और ये चौकोन में रहता है। पीछे के कवर पेज के पीछे जो है ये है आदेशात्मक। ये गोल में रहता है। इसका अगर हम पालन नहीं करते हैं तो चालान कार्रवाई होती है। आज तक जो भी सिंबल्स बने हैं वो इसी 3 कैटेगरीज में बने हैं। इसके आगे भी अगर बनाने की ज़रूरत पड़ी तो इसी 3 कैटेगरीज में बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चेतावनी। ऊपर की जो लाइन है ये लाइन पूरी टर्निंग के बारे में है। सादा मोड़ दाहिने, सादा मोड़ बाएं, पैना मोड़ दाहिने, पैना मोड़ बाएं, टेढ़ी मेढ़ी सड़क दाहिने, टेढ़ी मेढ़ी सड़क बाएं। टर्निंग चाहे कोई भी हो, 3 सावधानी ध्यान में रखिए। पहली सावधानी है रफ्तार कम। हम सभी लोग साइकिल चलाते, ज़्यादा रफ्तार से अगर हम टर्न काटते हैं तो क्या होता है, साइकिल स्लिप हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। उसी प्रकार ज़्यादा रफ्तार से अगर हम टर्न काटने की कोशिश करेंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए टर्निंग के समय रफ्तार कम, ये सबसे पहली सावधानी है। दूसरी सावधानी है उचित इशारा। सादी सी बात है, दाहिने मुड़ना है दाहिने का इशारा दीजिए, बाएं मुड़ना है बाएं का इशारा दीजिए। हम जब परीक्षा के लिए आरटीओ में जाते हैं तो वहाँ पे हाथ के इशारों पे ध्यान दिया जाता है। हाथ के इशारे देख लीजिए, ये हो गया दाहिने का इशारा, 5 उंगली बंद। कोई भी इशारा 1 उंगली से नहीं देना है, 5 उंगली बंद, ये हो गया दाहिने का इशारा। इसी को एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 3 बार, ये हो गया बाएं का इशारा।
एंटी क्लॉकवाइज उल्टा 3 बार, ये हो गया बाएं का इशारा। स्लो डाउन, गाड़ी स्लो करने के लिए तलवा ज़मीन की तरफ नीचे, ऊपर नीचे 3 बार, ये हो गया स्लो डाउन का इशारा। गाड़ी खड़ी करने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए जो इशारा है वो है राइट एंगल में हाथ खड़ा, तलवा बाहर, खिड़की से बाहर, ये हो गया गाड़ी खड़ी करने का इशारा। लगातार हॉर्न बजा के कोई हमें साइड मांग रहा है, हमने देखा कि रास्ता साफ़ है, और रास्ता साफ़ है ये देखते हुए हमने पीछे वाले को आगे बढ़ने की परमिशन देना है, तो परमिशन का इशारा ये है। ये पांचों इशारे आरटीओ पारित है। चौराहा से सीधा चलने के लिए आज तक कोई इशारा नहीं बना, मगर ये इशारा जो है ये प्रचलित है। फिर से एक बार देखते हैं, दाहिने, बाएं, स्लो डाउन, गाड़ी खड़ी करने का और पीछे वाले को आगे बढ़ने के लिए परमिशन देने का, ये पांचों इशारे आरटीओ पारित है। और ये जो इशारा है चौराहा से सीधा चलने के लिए, ये प्रचलित है। इन इशारों में से जो दाहिने का इशारा है, इस दाहिने के इशारे के बहुत सारे काम हैं। दाहिने मुड़ने के लिए दाहिने का इशारा, यू टर्न के लिए दाहिने का इशारा। यू टर्न किसे कहते हैं? हम कोई चीज़ घर पे भूल जाते हैं और उसी रास्ते पे गाड़ी वापस घुमा लेते हैं, तो यू टर्न ये हमेशा दाहिने तरफ ही लिया जाता है। अगर हम बाएं तरफ यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से गाड़ी टर्न नहीं हो पाएगी, हमें पहले रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, मतलब पहली गलती हो गई। टर्न होने के बाद फिर से गाड़ी रॉन्ग साइड में आ जाएगी, दूसरी गलती हो गई, और फिर जाके हमें साइड में आना पड़ेगा। तो यू टर्न ये हमेशा दाहिने तरफ ही लिया जाता है, और यू टर्न का जो इशारा है वो दाहिने का इशारा ये है। हमारी गाड़ी रास्ते के साइड में खड़ी है, हमें गाड़ी आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है तो रास्ते पे लाना पड़ेगा, हम फुटपाथ से तो गाड़ी चलाएंगे नहीं। तो रास्ते पे लाना है मतलब गाड़ी किधर झुकेगी? दाहिने। तो गाड़ी चालू करने का इशारा कौन सा हो गया? दाहिने का। गाड़ी चालू करने का इशारा कौन सा हो गया? दाहिने का। रास्ते पे होने वाली मैक्सिमम दुर्घटनाएं जो है ये गलत ओवरटेक के कोशिश में होती है। रोज़ अगर हम पेपर देखते हैं तो 5-6 फेटल एक्सीडेंट में दिखाई देते हैं। हम अगर डिटेल में पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो उसे हमें ख्याल में आता है कि कहीं ना कहीं ये गलत ओवरटेक के कोशिश में हुआ है। सामने गाड़ी चल रही है, पीछे वाले चालक ने उसको ओवरटेक करने के लिए हॉर्न बजाया। सामने वाले चालक ने देखा कि सामने से कोई वाहन आ रहा है, उसको जगह देने के लिए उसने लेफ़्ट साइड गाड़ी दबाया। पीछे वाले को लगा अपने को जगह मिल गई, वो फुल एक्सीलेटर दे के आगे बढ़ता है। ये गाड़ी बीच में होने के कारण सामने वाले चालक को पीछे का वाहन दिखाई नहीं देता, पीछे वाले चालक को सामने का वाहन दिखाई नहीं देता। नतीजा दोनों आपस में आके टकरा जाते। कई बार ये तीसरा वाहन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो पीछे वाले को ओवरटेक मत करो करके बताना है तो दाहिने का इशारा। अब ये सब कानून कायदे छोड़ दीजिए, सादी समझदारी की बात लीजिए। हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई वाहन चल रहा है और वो दाहिने मुड़ना चाहता है, तो सामने अगर दाहिने मुड़ना चाहता है तो वो इशारा कौन सा देगा? दाहिने का। और सामने वाले वाहन चालक ने अगर दाहिने का इशारा दिया है तो हम उसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं क्या? नहीं करते। मतलब उसको अगर दाहिने मुड़ना है तब भी वो दाहिने का इशारा देगा, और उसको अगर कोई धोखा नज़र आ रहा है तब भी वो कौन सा इशारा देगा? दाहिने का इशारा देगा। तो ओवरटेक मत करो करके इशारा कौन सा हो गया? दाहिने का। अभी हमारे अर्थ इसके पीछे हमने हॉर्न बजाया, साइड मांगा, सामने वाले चालक ने देखा कि रास्ता साफ़ है, रास्ता साफ़ है, देखते उसने आपको ओवरटेक की परमिशन दे दिया। परमिशन देने के बाद में आपको इसको ओवरटेक करना है तो आपको गाड़ी किधर झुकाना पड़ेगा? दाहिने। तो ओवरटेक करने का इशारा कौन सा हो गया? दाहिने का। किसके लिए? आपके पीछे वाले के लिए। फिर से एक बार देखते हैं, दाहिने मुड़ने के लिए दाहिने का इशारा, यू टर्न के लिए दाहिने का इशारा, गाड़ी चालू करने के लिए दाहिने का इशारा, ओवरटेक मत करो करके दाहिने का इशारा, और ओवरटेक करने के लिए दाहिने का इशारा। मतलब जब भी हम गाड़ी दाहिने या बाएं झुकाना चाहते हैं हमें दाहिने या बाएं का इशारा देना ज़रूरी है। अपने शहर में हम देखते हैं सुबह से लेके तो शाम तक हर मिनट में हर चौराहा पे हमें एक नज़ारा देखने के लिए मिलता है।
लाल लाइट पे लगने पे हम खड़े तो हो जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो अभी अवेयरनेस आने लगा है, हम खड़े होते हैं। मगर हरा लाइट लगने के बाद हम सोचते हैं कि हमें चलना कहाँ पे है। फिर एक इधर से कट मारता है तो एक उधर से कट मारता है। बड़े शहरों में एक साथ 6-6 गाड़ियाँ चलती है, जिसे लेन सिस्टम या ट्रैक सिस्टम कहा जाता है। वहाँ पे 2 किलोमीटर पहले आपको सोचना पड़ता है कि आगे के चौराहे से आपको कहाँ चलना है। अगर आपको दाहिने चलना है तो पहले से ही अपना वाहन डिवाइडर के नज़दीक रखना है। अगर सीधा चलना है तो सेंटर वाले ट्रैक में रखना है, और अगर बाएं चलना है तो बाएं वाले ट्रैक में रखना है। जगह पे जाके अगर आपने ट्रैक चेंज करने की कोशिश की तो दुर्घटना होना ये पक्की बात है। हम नागपुर वासियों को इसकी आदत नहीं थी, मगर अभी नागपुर ये पुलिया का शहर कहा जाता है। अभी हमें धीरे धीरे आदत होने लगी है। शायद आप लोगों ने महसूस किया हो, हमें अगर पुलिया के ऊपर से चलना है तो पहले से हम डिवाइडर के नज़दीक हो जाते हैं। अगर पुलिया के नीचे से चलना है तो पहले से ही लेफ़्ट साइड में हो जाते हैं। उसी को कहा जाता है लेन सिस्टम या ट्रैक सिस्टम। ये संबंधित एक दुर्घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा। नरेंद्र नगर में ट्रैफिक खड़ा था, लाल लाइट लगा हुआ था। अब जब हम ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो हमारी सबकी नज़र कहाँ पे रहती है? सिर्फ सिग्नल पे। हम कहीं इधर उधर देखते नहीं, हमारा नज़र कहाँ पे रहती है? सिग्नल पे। जैसा हरा लाइट, एक ट्रक खड़ा था और ट्रक के बाजू में स्कूटी पे एक महिला खड़ी थी। जैसा हरा लाइट लग गया वैसा पूरा ट्रैफिक चालू हो गया। ये महिला ने ट्रक के आगे निकल के नरेंद्र नगर के तरफ मुड़ने की कोशिश की। उस ट्रक के चपेट में आके स्पॉट पे ख़त्म हो गई। किसी कॉलेज की प्राचार्य थी, मगर ट्रैफिक के थोड़े से गलती से अपनी जान गंवा बैठी। तो हमेशा अपने ट्रैक से ही चलना है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। मैंने आपको यहाँ पे 3 सावधानी बताई थी। पहली सावधानी है रफ्तार कम, दूसरी सावधानी है उचित इशारा, तीसरी सावधानी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि टर्निंग के समय हमेशा अपना वाहन अपने लेफ़्ट साइड में रहना ज़रूरी है। टेढ़ी मेढ़ी सड़क जो है ये अक्सर घाट सेक्शन में रहती है। पहाड़ी इलाका होने के कारण उधर दूसरी तरफ से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता। अचानक अगर उधर से कोई वाहन आ जाए और हमारा गाड़ी रॉन्ग साइड चला जाए तो आपस में आके टक्कर हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। अगर हमारी गाड़ी अपने लेफ़्ट साइड में, उसकी गाड़ी उसके लेफ़्ट साइड में है तो अचानक आ भी गए तो अपने अपने साइड से निकल जाएंगे, दुर्घटना होने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए टर्निंग के समय हमेशा अपना वाहन अपने लेफ़्ट साइड में होना ज़रूरी है। जहाँ पे इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी सड़क रहती है वहाँ पे रास्ते के बीच में लाइन डिवाइडर रहता है, मतलब सफ़ेद या पीले रंग का लाइन रहता है। तो लाइन से अपने साइड में अपना वाहन होना ज़रूरी है, चाहे डिवाइडर हो चाहे ना हो। अगर कहीं लाइन डिवाइडर नहीं है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें रॉन्ग साइड जाने की परमिशन मिल गई। चाहे लाइन हो, पट्टा हो या ना हो, हमेशा अपना वाहन हमें लेफ़्ट साइड से चलाना है। तो ये हो गया टर्निंग के बारे में जानकारी। उसके बाद में चौराहा, जहाँ पे चौराहा है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहता है या तो लाइट सिग्नल रहता है। यहाँ पे जो लाइट सिग्नल रहते हैं जिसे ATS कहा जाता है, तो 2 सिग्नल के खंभे रहते हैं जिसे प्राइमरी या सेकेंडरी कहा जाता है। प्राइमरी सिग्नल ये चौराहा से पहले रहता है और सेकेंडरी सिग्नल जो है वो चौराहा के बाद रहता है। हम गाड़ी चला रहे हैं, प्राइमरी सिग्नल पे हरा लाइट लग गया, जैसे कि ये है प्राइमरी सिग्नल और वो है सेकेंडरी सिग्नल। सर ये है प्राइमरी सिग्नल और वो है सेकेंडरी सिग्नल। मैं यहाँ से निकला, मैंने देखा कि यहाँ पे हरा लाइट लगा हुआ है, मैं आगे निकल गया। अब ये सिग्नल मुझे दिख सकता है क्या? अभी कौन सा दिख रहा है? सेकेंडरी। यहाँ पे अगर पीला लाइट लग जाता है तो मैंने आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि स्टॉप लाइन में पीछे छोड़ चुका। यही बात, ये सिग्नल से पहले ही पीला लाइट लग जाता है तो मैंने स्टॉप लाइन से पहले अपना वाहन रोकना ज़रूरी है। मगर हम लोग क्या करते हैं कि जब पीला लाइट देखते हैं
तो और एक्सीलेटर बढ़ा के जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरफ का ट्रैफिक चालू हो जाता है और ऐसे में कई बार फेटल एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो प्राइमरी सिग्नल पे ही अगर आपको पीला लाइट दिखाई दे तो उसका लाल लाइट समझ के आपको स्टॉप लाइन से पहले ही वाहन रोकना है। अगर आप प्राइमरी सिग्नल क्रॉस करते और उसके बाद में अगर पीला लाइट जलता है तो 5 या 10 सेकंड का जो समय है वो आपको चौराहा क्रॉस करने के लिए दिया गया है। उसके बाद में आता है साइड रोड लेफ्ट और साइड रोड राइट, बाजू का रास्ता दाहिने और बाजू का रास्ता बाएं। अब बाजू का रास्ता किसे कहते हैं? जैसे कि हम हाईवे से जब चलते हैं तो छोटे कस्बे से छोटे गांव से रास्ता आके मिलता है, शहर में भी मिलता है। हम अगर मेडिकल चौक से अजनी की ओर जा रहे हैं तो ये हॉस्पिटल के बाजू वाला जो रास्ता है उसे हम कहेंगे साइड रोड। हम अगर मेन रोड पे है तो हमें रुकने की ज़रूरत नहीं, मगर वहाँ से अगर कोई वाहन आ रहा तो चालक का काम बनता है कि उसने रोकना है, दोनों तरफ का ट्रैफिक देखना है और पूरी सावधानी के साथ मेन रोड पे एंट्री लेना है। जहाँ भी इस प्रकार का साइड रोड रहता है एक नज़र साइड रोड पे डालिए और बाद में एक्सीलेटर पर पैर बढ़ाइए, क्योंकि दुर्घटना होती है सेकंडों सेकंड से। मेन रोड पे है इसलिए हम पहले जाएंगे, मगर कोई बेवकूफ़ अगर वहाँ से आ रहा है तो हम मेन रोड पे है इसलिए रुकेंगे नहीं, और वहाँ से कोई बेवकूफ़ आ रहा है इसलिए रुकेगा नहीं। नतीजा क्या होगा? दुर्घटना। ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ है कि जिसकी गलती नहीं उसके हाथ पैर नहीं टूटना चाहिए, तो दुर्घटना से देर भली, भैया तू पहले जा, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते अपन। तो जहाँ भी आपको साइड रोड नज़र आता है एक नज़र साइड रोड पे डालिए और बाद में एक्सीलेटर पर पैर बढ़ाइए। इस संबंधित एक दुर्घटना का भी जिक्र मैं करना चाहूँगा। करीबन 2-3 साल हो गए, 2 साल तो कोरोना में ही गए हैं। अमरावती के पास सुबह 7:30 बजे एक स्कूल बस की दुर्घटना हुई थी। दोनों भी बसें से थी, एक साइड रोड से आ रही थी, एक मेन रोड से आ रही थी, दोनों भी रुकने के लिए खाली नहीं। दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना में 7 बच्चे स्पॉट पे ख़त्म हो गए, 2 हॉस्पिटल में जाके ख़त्म हो गए और 12-13 बच्चे जो है वो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। किसके कारण दुर्घटना हुई वो कोर्ट देखते बैठेगा, पुलिस देखते बैठेगी, मगर आज ड्राइवर के गलती के कारण 9 जाने गई और 10-12 लोगों का 1 साल पढ़ाई का चले गए। तो जहाँ भी साइड रोड नज़र आता है एक नज़र साइड रोड पे डालिए और बाद में एक्सीलेटर पर पैर बढ़ाइए। उसके बाद में आता है तिरस्ता। हम अगर ये रास्ते से बाहर निकल रहे हॉस्पिटल वाले गली से तो हमारा काम क्या बनता है? वाहन रोकना है, दोनों तरफ का ट्रैफिक देखना है और पूरी सावधानी के साथ मेन रोड पे एंट्री लेना है। चबूतरे को चक्कर लगाना ज़रूरी है। टुकड़ूजी चौक से कभी हम चक्कर लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। आज तक किसी का चालान बना हुआ है? नहीं। मेडिकल चौक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? जिस चौराहा पे 4 से ज़्यादा रास्ते आके मिलते हैं उसे कहा जाता है ऑटो स्क्वायर। जैसा मेडिकल स्क्वायर है, 8 रास्ता चौक है लक्ष्मी नगर का, उसे कहा जाता है ऑटो स्क्वायर। और ऐसे जगह पे चबूतरे को चक्कर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है छोटा पुलिया। बारिश में अक्सर हम देखते हैं पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगता है। इस साल तो जम के बारिश हुई, टीवी पे हमने कई बार देखा, बसेस बह गई, ट्रक्स बह गई, कार बह गई। गांव के लोगों ने कई लोगों को बचा भी लिया। अगर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है तो किसी भी हालत में हम वहां से वाहन नहीं लेके जाएंगे। नागपुर के नज़दीक एक दुर्घटना का जिक्र करता हूं। सौंसर से नागपुर की ओर एमपी ट्रांसपोर्ट की बस आ रही थी, पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी निकालने की कोशिश की, कंडक्टर चिल्ला रहा था मत लेके जाओ मत लेके जाओ। वो चलते बस में से जंप मार के नीचे उतर गया। अकेला कंडक्टर बच गया। बस के अंदर से 61 लाशें निकली, यानी एक अकेले ड्राइवर के कारण कितनी जाने गई? 61 जाने गई। तो जहाँ भी पानी अगर पुलिया के ऊपर से बह रहा है तो किसी भी हालत में वहाँ से हम वाहन नहीं लेके जाएंगे।
उसके बाद में आता है स्पीड ब्रेकर या खराब सड़क। स्पीड ब्रेकर या खराब सड़क दोनों के लिए एक ही चिन्ह बना हुआ है। हम सभी लोग साइकिल चलाते हैं, सामने अगर गड्ढा नज़र आता है तो हम क्या करते हैं? साइकिल की रफ्तार कम करते हैं। साइकिल की रफ्तार कम करने का कुछ तरीका है। हमने कभी ऐसा किया है कि पैडल भी लगा रहे और ब्रेक भी दबा रहे? सबसे पहले क्या करते हैं? पैडल लगाना छोड़ देते हैं, मतलब चक्के को लगने वाली ताकत खत्म हो गई। उसके बाद में जितना ज़रूरी उतना ब्रेक दबा के रफ्तार कम करते हैं। उसी प्रकार गाड़ी की भी रफ्तार कम करने का कुछ तरीका है जिसे हम ABCD कह सकते हैं। A फॉर एक्सीलेटर, एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, चक्के को मिलने वाली ताकत खत्म हो गई। उसके बाद ब्रेक दबा के जितनी रफ्तार कम करना है उतनी रफ्तार कम कीजिए और क्लच दबाकर डाउन गियर लीजिए। अब क्लच दबाकर डाउन गियर लेना है मतलब क्या है? क्लच का काम गाड़ी में क्या है? क्लच का काम है इंजन का चक्के से संबंध जोड़ना और तोड़ना। जैसा कि इंजन चालू है, चक्के खड़े हैं, हमने क्लच दबा के रखा हुआ है। जैसा हम क्लच छोड़ते हैं वैसा इंजन चक्कों को पकड़ लेता है और चक्कों को घुमाता है। यही एक्शन है क्लच की। तो गियर का काम क्या है? ताकत और रफ्तार कम ज़्यादा करना। पहले गियर में रफ्तार 10 तक तो ताकत सबसे ज़्यादा है। दूसरे गियर में 10 से 20 रफ्तार, ताकत घट जाएगी। तीसरे गियर में 20 से 30 रफ्तार, ताकत और घट जाएगी। चौथे गियर में ताकत सबसे कम तो रफ्तार सबसे ज़्यादा, मतलब ताकत और रफ्तार इसका उल्टा संबंध है। और ये ध्यान में रखते हुए हमें गियर का इस्तेमाल करना है। फर्ज करो कि आप गाड़ी चला रहे हो, 50 के रफ्तार में गाड़ी चल रही है। आपने देखा कि एक बच्चा बॉल के पीछे दौड़ते हुए रास्ते के बीच में आ गया। जैसा आपने बच्चे को देखा वैसा आपने एक्सीलेटर का पैर उठा के ब्रेक पे लाया, रफ्तार कम किया, 50 की रफ्तार 25 तक आ गई। बच्चा निकल गया, धोखा निकल गया, रुकने की ज़रूरत नहीं है। गियर बदलने की ज़रूरत है क्या? क्या ख्याल है आपका? गियर बदलने की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि चौथे की रफ्तार कहाँ से है? 30 से 50 तक है। अगर 35 तक कम होती तो गियर बदलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 35 भी चौथे के दायरे में आता है और 50 भी चौथे के दायरे में आता है। रफ्तार कितनी हो गई है? 25। तो हमें कौन सा गियर लगाना पड़ेगा? तीसरा। अगर 15 हो गई तो दूसरा। और बच्चा अगर वहाँ से हटा ही नहीं तो रुकेगी गाड़ी। रुकी हुई गाड़ी कौन से गियर में उठाएंगे? पहले गियर में। तो इसलिए उसे कहा गया है उचित गियर। उसके बाद में आता है अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, बिना फाटक रेलवे लाइन। आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं, ट्रेन की ट्रक की भिड़ंत हो गई, बस की ट्रेन की भिड़ंत हो गई। जहाँ भी अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पे रुकिए। हमारे साथ अगर कोई साथी है तो उसे आगे भेजिए और उसके इशारे के मुताबिक आगे बढ़िए। अगर कोई साथी नहीं है तब भी रुकिए और पूरी सावधानी के साथ पटरी क्रॉस कीजिए। इसमें भी एक एक्सीडेंट का जिक्र करना चाहूँगा। कामठी के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे ही लेवल क्रॉसिंग पे। एक ही गांव के 35 बाराती ट्रैक्टर के ट्रॉली में मारे गए थे। तो जहाँ भी अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग है पहले रुकिए और पूरी सावधानी से पटरी क्रॉस कीजिए। जहाँ पर मेरी उंगली है वो है स्खलन मार्ग। जहाँ पर मेरी उंगली है वो है स्खलन मार्ग। घाट सेक्शन में पहाड़ी काट के रास्ता बनाया जाता है और बारिश के कारण रास्ते के नीचे की जो मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है। कोकण में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हम देखते हैं वहाँ पे ट्रेन के पटरी पे चट्टान गिर जाती है, 8-8, 10-10 दिन ट्रेन बंद रहती है, रास्ते भी वहाँ पे ढह जाते हैं। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का बोर्ड आपको दिखाई दे वहाँ पे गाड़ी डेड स्लो चलाइए ताकि गाड़ी के वाइब्रेशन के नीचे का रास्ता डैमेज ना हो। आप में से अगर कोई
रिंग रोड या हाईवे के आसपास रहता है तो आपको अनुभव होगा, रात के समय जब ट्रक निकलते हैं तो घर के दरवाजे खिड़कियां बजने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रक का वाइब्रेशन है वो ज़मीन के जरिए कहाँ तक आता है? घर तक आता है। इसलिए यहाँ पे डेड स्लो गाड़ी रखना मना ज़रूरी है। इसके भी एक एक्सीडेंट का जिक्र करना चाहूँगा, शायद आप भूले नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी चर्चा चली उसकी। मुंबई गोवा हाईवे पे रात को 11:30 बजे एक पुलिया टूट गया था और बहुत सारे गाड़ियाँ उस टूटे हुए पुलिया के अंदर गिर गए। 250 किलोमीटर तक के दूर लाशें मिली थी। 1-2 महीने तक के पेपर में उसकी चर्चा चलती रही, बहुत सारी राजनीति भी हुई। खैर राजनीति से अपने कोई मतलब नहीं, मगर वो जो न्यूज़ आती थी उसमें अगर आपने देखा होगा तो कई बार पेपर के फ़ोटो में दिखाई दिया कि नादुरुस्त पुल वाहने हळू चालवावीत। अनेक कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि रात का सन्नाटा था, कोई नहीं था, बस जो पहला निकला धड़धड़ाते हुए निकला होगा और उसके वाइब्रेशन के कारण पुलिया टूट गया। तो अनेक कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी आपको इस प्रकार का बोर्ड दिखे, यहाँ पे गाड़ी डेड स्लो चलाइए। इसी का दूसरा भाई जो है वो है फिसलन मार्ग। बारिश के कारण चिकनी मिट्टी आके रास्ते पे जमा हो जाती है। आगे अगर टर्निंग का मौका आया, अगर गाड़ी रुकने का मौका आया तो चिकनी मिट्टी के कारण टायर की ग्रिप रास्ते पे नहीं रह पाएगी, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ये जगह भी आपको गाड़ी की रफ्तार एकदम डेड स्लो रखना है। उसके बाद में आता है स्लो ट्रैक। साइकिल का चिन्ह बताया हुआ है स्लो ट्रैक। बड़े शहरों में धीमे वाहनों के लिए स्लो ट्रैक दिया जाता है। नागपुर में बहुत सारे जगह पे है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। वंजारीनगर का नया जो रोड बना हुआ है वहाँ पर भी स्लो ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पर भी साइकिल का चिन्ह दिया हुआ है। तो ये स्लो ट्रैक के लिए रिजर्व जगह है। उसके बाद में आता है मवेशियों के लिए। कारपोरेशन लिमिट के अंदर अगर कोई पालतू जानवर से हादसा होता है तो वो केस चालक पे नहीं, जानवर मालिक पे लगती है, क्योंकि अपना पालतू जानवर अपने आपे में रखना ये जानवर मालिक की जिम्मेदारी है। अगर कारपोरेशन लिमिट के बाहर कोई हादसा होता है, जैसे कि अब भी कुछ दिन पहले एक पेपर में फ़ोटो आया था, कोई पैंथर मारा पड़ा था, तो ऐसे समय चालक पे केस लग सकती थी। उसके बाद में आता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, झेब्रा क्रॉसिंग। स्कूल के पास या चौराहा के पास रहता है, जब रुकने का इशारा होता है तो हमें स्टॉप लाइन से पहले वाहन रोकना ज़रूरी है। आगे चल के 2 रास्ते एक हो रहे हैं, ऐसी पोजीशन भी कह रह सकती है। पहले नागपुर में थी मगर अभी नहीं है। सहकार नगर से 2 रास्ते वर्धा रोड की तरफ निकलते थे। जयप्रकाश नगर में दोनों रास्ते एक हो जाते थे और एक रास्ता चामट के पॉलिटेक्निक के पास वर्धा रोड से मिलता था। तो इस तरह की पोजीशन भी कह रह सकती है, मगर अभी वहाँ पे नहीं है। अभी वहाँ पे एक जो लाइन है, रेलवे लाइन बंद कर चुके हैं और एक रास्ते पे वहाँ पे कंपाउंड डाला गया है। स्कूल, बच्चे खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ना समझ रहते हैं, छोटे रहते हैं। गाड़ी स्लो चलाइए ताकि दुर्घटना ना हो। उसी प्रकार जहाँ पे रास्ते का काम चालू है वहाँ पर भी गाड़ी स्लो चलाना है। अपने दिमाग से निकाल डालिए कि आप एक्सपर्ट ड्राइवर बन गए। कोई भी चालक, कोई भी गाड़ी जहाँ के वहाँ रुक ही नहीं सकता। ऐसा अगर होता तो आज रास्ते पे एक भी दुर्घटना नहीं होती। 15 नंबर का पन्ना खोलिए, 1515। ये नकाशा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 50 की रफ्तार में गाड़ी चल रही थी और एक बच्चा बॉल के पीछे दौड़ते हुए रास्ते के बीच में आ गया। उस समय हमारा पैर कहाँ पे था? एक्सीलेटर पे। एक्सीलेटर का पैर उठा के ब्रेक पे लाने के लिए कम से कम 1 सेकंड चाहिए कि उससे जल्दी आप ला सकते हो। उस 1 सेकंड में ये जो नेटेड डिस्टेंस है उतनी गाड़ी आगे निकल जाती है। अगर 30 के रफ्तार में तो इतनी निकलेगी, 80 के रफ्तार में तो इतना निकलेगा।
उसके बाद हम ब्रेक दबाएंगे, लाइनर ड्रम पकड़ेंगे, टायर रास्ते की ग्रिप पकड़ेगी और गाड़ी रुकेगी। तो ये चार्ट हमेशा दिमाग में रखिए, कोई भी चालक जहाँ के वहाँ गाड़ी रोक ही नहीं सकता। इतना डिस्टेंस हमेशा हमें होना ज़रूरी है, वो भी अच्छे कंडीशन की गाड़ी है। तो अगर गाड़ी के ब्रेक कमज़ोर है तो कई दूर तक गाड़ी आगे निकल जाएगी। अगर गाड़ी के टायर्स प्लेन है, गाड़ी के टायर पे आपने देखा होगा डिज़ाइन बना हुआ रहता है, वो डिज़ाइन किस लिए है? रास्ते के पकड़ के लिए। प्लेन टायर्स चलाना ये अच्छी आदत नहीं है। उसके बाद में गिरती चट्टान, उसके बाद में नावघाट, जहाँ पे पुलिया बांधना असंभव है। नदी का किनारा 2-3 किलोमीटर लंबा है। ऐसे जगह पे नाव में गाड़ी लाद के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े बोट्स रहते हैं, एक एक बोट में 8-8 10-10 ट्रक्स लोड होके जाते हैं। वो बोट का नाम है फेरी बोट, इसलिए अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है फेरी बोट। मैं कोचीन गया था, वहाँ से फ़ोटो निकाल के लाया हूँ। वहाँ पे देखिए, अरे यहाँ बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल सभी इस बोट में लोड हो रहे हैं। और आखिरी वाला कॉर्नर का जो फोटो है, यहाँ पे इन सब को लेके आगे के किनारे के लिए ये बोट चल बसी है। 25 नंबर का पन्ना खोलिए। ये नक्काशा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फेरी क्रॉसिंग है। तो ये जो है ये नैरो ब्रिज है। और ये जो खाली गोल बताए गए हैं ये आपके होमवर्क के लिए है। आपको जो समझ में आता है वो निशान यहाँ पे लगाइए और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। यही नक्काशा रोज़ आपके सामने रहता है। शुरू करूँ? इशारा दल, ये जो नक्काशा है ये रोज़ आपके नज़र के सामने रहता है। आपने जो सोचा है वो बराबर है या गलत है, आप खुद ही देख सकते हो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये उसके बाद में आता है चढ़ाई या ढलान, घाट सेक्शन। 13 नंबर का पन्ना खोलिए, 1313। ये नक्काशा जहाँ पर मेरी उंगली है, यहाँ पर 3 सावधानी दी है। पहली सावधानी है, चढ़ने वाले गाड़ी को पहले पास दिया जाएगा, उतरने वाला वाहन रुक जाएगा। अब हम लोग रोज़ गाड़ी चलाते हैं, ये बताइए कि पैर से ऑपरेट करने वाले कितने कंट्रोल्स गाड़ी में हैं? 3, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। उसमें से हमारा जो बायां पैर है ये सिर्फ क्लच के लिए रहता है, ये कभी भी एक्सीलेटर या ब्रेक पे नहीं जाता। और दाहिना पैर जो है वो एक्सीलेटर और ब्रेक पे डांसिंग पोजीशन में रहता है। जब भी गाड़ी रुकने का मौका आता है हम क्लच और ब्रेक दबा देते। फिर से गाड़ी आगे बढ़ाना है तो क्लच तो छोड़ नहीं सकते, गाड़ी बंद हो जाएगी। हम ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर बढ़ाते हैं और धीरे धीरे क्लच छोड़ के गाड़ी उठा लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर चढ़ाई पे गाड़ी रुक गई, जैसे घाट रोड से हम निकलते हैं, पुलिया के अंदर से निकलने के बाद धंतोली पुलिस स्टेशन के पास लाल लाइट लग जाता है। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ख्याल में आ गया आपके? तो वहाँ पे जब हरा लाइट लगता है हम गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बजाय आगे बढ़ने की गाड़ी पीछे सरकती है। ऐसे जगह पे
बाइटिंग पॉइंट से गाड़ी उठाई जाती है। अपने कार्ड में बाइटिंग पॉइंट का जिक्र है, आपके कार्ड में बाइटिंग पॉइंट का जिक्र है। 10 पीरियड के बाद आपको बाइटिंग पॉइंट सिखाया जाएगा। कम से कम 3 बार तो हमारी तरफ से आपको मिलना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो उतनी बार, चाहे आपका छोटा कोर्स हो चाहे बड़ा कोर्स हो। बताने की बात ऐसी कि पूरे ट्रेनिंग का निचोड़ मतलब बाइटिंग पॉइंट है। बाइटिंग पॉइंट आपके समझ में आया, आपको ड्राइविंग आ गया। अब बाइटिंग पॉइंट आपको थियरी में सिखा तो नहीं सकता, मगर समझाने की कोशिश करता हूँ। हर गाड़ी में कुछ न कुछ गुरगुराहट रहती है। पेट्रोल गाड़ी में थोड़ी कम रहेगी तो डीजल गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा रहेगी, मगर कुछ न कुछ गुरगुराहट रहेगी। हमने क्लच और ब्रेक दबा के रखा है, गुरगुराहट जारी है। करीबन 1.5 इंच क्लच छोड़ने के बाद ये गुरगुराहट जो है ये भारी हो जाती है। जहाँ पर गुरगुराहट भारी होती है वो है क्लच का बाइटिंग पॉइंट। क्लच रोक के रखिए, ब्रेक छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर बढ़ाइए, धीरे धीरे क्लच छोड़ के गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। कई बार अच्छे से अच्छा वाहन और अच्छे से अच्छा चालक बाइटिंग पॉइंट से भी गाड़ी नहीं उठा सकता। ट्रक में अगर पीछे लोड ज़्यादा है और खड़ी चढ़ाई है तो ट्रक पीछे सरक ही जाती है। तो ऐसे समय कंडक्टर उतरता है, एक पत्थर चक्के के पीछे लगा देता है। बाद में ट्रक आगे निकल जाता है, पत्थर वहीं पड़ा रहता है। रात बेरात कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कार वाला आता है, पटकता है और इसमें दुर्घटना हो जाती है। तो ये ना हो इसलिए हमेशा चढ़ाई पे चढ़ने वाले वाहन को पहले पास देना चाहिए। उतरने वाला वाहन रुक जाएगा। अब उतरने वाला अगर रुक भी गया तो उसको क्लच और ब्रेक दे के ही रोकना है। ब्रेक छोड़ने के बाद गाड़ी किधर फिसलेगी सामने, तो उसमें कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। यहाँ पर 3 सावधानी है। दूसरी सावधानी जो है, आप लोग रोज़ गाड़ी चलाते हो, सीखते हो। आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद स्टीयरिंग से उतरने से पहले आप क्या क्या करते हो? रास्ते के लेफ़्ट साइड में गाड़ी लगाते हो, यातायात को तकलीफ़ ना हो ऐसे गाड़ी खड़ी करते हो, इंजन बंद करते हो, चाबी निकालते हो और स्टीयरिंग से उतरने से पहले हैंड ब्रेक लगाते हो। क्यों लगाते हो हैंड ब्रेक? गाड़ी आगे पीछे नहीं सरकना चाहिए इसलिए। और उसके साथ साथ और एक काम करते हो कि बंद इंजन में पहला गियर एंगेज करके रखते हो। वो क्यों करते हो? दोनों काम एक ही है, चक्के लॉक करने के लिए। अब बात ऐसी है कि हमारी मानसिकता है, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वाले जानते हैं कि हम हज़ारों रुपए गाड़ी पे खर्चा करते हैं, सामने का 15 रुपए का ब्रेक वायर हम लगाते नहीं, वो जाम होके ख़राब हो जाता है। उसी प्रकार कार के हैंड ब्रेक जब हम नए खरीदते तो चालू रहते हैं, कई लोग हैंड ब्रेक पे कोई खर्चा नहीं करते और हैंड ब्रेक जाम होके ख़राब हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद आपको कौन सा गाड़ी मिलने वाली है, हैंड ब्रेक की मिलेगी बगैर हैंड ब्रेक के मिलेगी, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हो। अगर आपको बगैर हैंड ब्रेक की गाड़ी चलाने का मौका आया तो आप चला नहीं पाओगे। तो इसलिए दोनों चीज़ें अपने यहाँ सिखाई जाती है, मगर इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है। 2 प्रकार की गाड़ियाँ बनती है, एक आती है पेट्रोल और दूसरी आती है डीजल। डीजल और पेट्रोल गाड़ी में क्या अंतर है ये आपको अगले थ्योरी में मतलब मैकेनिकल थ्योरी में बताया जाएगा। ये मॉडल पे आपको बताया जाएगा मैकेनिकल थ्योरी में। थोड़ा सा फ़र्क आपको अभी बताता हूँ। पेट्रोल गाड़ी में हवा और पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस किया जाता है। ये कंप्रेस करने के बाद प्लग के जरिए करंट की चिंगारी दी जाती है। अब पेट्रोल को करंट मिलेगा तो क्या होगा? पेट्रोल भड़क उठेगा और इंजन चालू हो जाएगा। स्कूटी से लेके तो कार तक हम चाबी चालू करते हैं या चाबी बंद करते हैं, मतलब क्या करते हैं? प्लग को जाने वाला करंट चालू या प्लग को जाने वाला करंट बंद करते हैं। बगैर चाबी के आप पेट्रोल गाड़ी को 10 किलोमीटर भी धक्का लगाओगे तो इंजन चालू होगा नहीं, क्योंकि जब तक चाबी आएगी नहीं, प्लग को करंट मिलेगा नहीं, इंजन चालू होगा नहीं। तो चाबी ये क्या हो गया? ताला हो गया क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो प्लग को जाने वाला करंट चालू या बंद करता है।
डीजल गाड़ी में ऐसा नहीं होता। डीजल गाड़ी में सिर्फ हवा कंप्रेस होती है, नोज़ल के जरिए हाई प्रेशर से फवारा दिया जाता है और डीजल खुद ब खुद भड़क उठता है। डीजल गाड़ी के स्टीयरिंग पे बगैर चाबी के आप बैठ जाओ, किसी को धक्का लगाने के लिए बोल दो, दूसरा या तीसरा गियर लगा दो, क्लच छोड़ दो, इंजन चालू हो जाएगा। ये ड्राइविंग के हिसाब से डीजल और पेट्रोल गाड़ी का बेसिक फ़र्क है। इंजन जो है इसका ये बेसिक फ़र्क हो गया। अभी समझो आप डीजल गाड़ी चला रहे हो, ढलान पे गाड़ी आपने खड़ी कर दिया, पहला गियर लगा के स्टीयरिंग से उतर गए, खेल खेल में बच्चों ने धक्का लगा दिया या ओवरटेक करते करते कोई गाड़ी का धक्का लग गया। डीजल गाड़ी है, पहले गियर में गाड़ी है, जैसे चक्के घूमेंगे ऑटोमेटिक इंजन चालू हो जाएगा और बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलने लगेगी। ऐसी कई दुर्घटनाएं हो गई। जब रिसर्च डिपार्टमेंट के ख्याल में आया किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है, तो अभी जो नई गाड़ियां हैं जैसे सुमो है, स्विफ्ट है, इंडिका है, इंडिगो है, ये सभी डीजल गाड़ियों में डीजल पाइपलाइन के बीच में एक सोलोनॉइड स्विच आता है जो बगैर चाबी के चालू नहीं होता। मतलब ये गाड़ियाँ डीजल होते हुए बगैर चाबी के चालू नहीं हो पाएगी। मगर आज भी अपने यहाँ रास्ते पे कई गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें इस प्रकार का सोलोनॉइड स्विच नहीं है, जैसे कि डीजल बुलेट, डीजल ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, जीप, 407, 1210 ट्रक या बस। खैर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डीजल गाड़ी चला रहे हो तो अपने आदत में एक रखिए कि जिधर गाड़ी लुढ़कती है उससे उल्टा गियर। गाड़ी अगर सामने लुढ़क रही तो गियर कौन सा लगाओगे? रिवर्स, खड़े गाड़ी में। और गाड़ी अगर पीछे लुढ़क रही तो गियर कौन सा लगाओगे? फर्स्ट, खड़े गाड़ी में। मैंने आपको 3 सावधानी यहाँ पे बताई थी। पहली सावधानी हो गई, चढ़ते समय चढ़ने वाली गाड़ी को पहले पास देना है। दूसरी, गाड़ी खड़ी करते समय किस प्रकार गियर डाल के गाड़ी खड़ी करना है, ये जानकारी हो गई। तीसरी जो है, ये ढलान पे कई लोग पेट्रोल या डीजल की बचत करने के लिए इंजन बंद करके गाड़ी उतारते हैं। अब नागपुर के नज़दीक धारणी की जो घाटी है, ये 55 किलोमीटर की घाटी है जो विदर्भ की सबसे बड़ी घाटी कही जाती है। अब ये 55 किलोमीटर अगर आप इंजन बंद करके उतारोगे तो आपको ब्रेक के भरोसे पे उतरना पड़ेगा। और ब्रेक ये हमेशा वापरने के लिए नहीं है, ब्रेक इमरजेंसी के लिए। हर गाड़ी के जो ब्रेक्स है वो साइकिल के ब्रेक के अनुसार रहते हैं। साइकिल के ब्रेक आपने देखा होगा, एक रबर का गुटका जाके रिंग को चिपकता है और साइकिल रुकती है। सभी गाड़ियों के ब्रेक उसी टेक्निक पे है। अब बगैर इंजन बंद किए आप ब्रेक के भरोसे पर अगर उतरने की कोशिश करोगे तो आपको कंटिन्यूअस ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा। 2 या 3 किलोमीटर के इसका फाइबर, इसका रबर जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। बाद में क्या करोगे? इंजन चालू रखिए, डाउन गियर में यही गाड़ी उतारिए ताकि गाड़ी पे नियंत्रण बना रहे, कंट्रोल बना रहे। जिस प्रकार इंजन गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है उसी प्रकार इंजन गाड़ी की रफ्तार कंट्रोल भी करता है। ट्रेनिंग के दौरान शायद आपने महसूस किया होगा, सर बोलते देखो सामने चौराहा आ गया, अब चौथे से तीसरा गियर लो। चौथे से तीसरा गियर लेने के बाद जैसा ही आप क्लच छोड़ते हो एकदम से गाड़ी की रफ्तार कम होती है। हम ब्रेक तो दबाते नहीं, फिर रफ्तार कौन कम करता है? इंजन गाड़ी की रफ्तार कम करता है। तो ढलान पे डाउन गियर में ही गाड़ी उतारिए ताकि गाड़ी पे नियंत्रण बना रहे, कंट्रोल बना रहे। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दबा के आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो। माना कि पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, मगर जान से ऊपर पेट्रोल की कीमत नहीं है, ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। संकीर्ण पुलिया, इसके बाद में आता है संकीर्ण पुलिया। आमने सामने से अगर गाड़ी आ जाए तो ऐसा संकेत है कि जो गाड़ी पुलिया के नज़दीक है वो पुलिया में से पहले पार होगी और पहले निकलते समय उसने सामने वाले गाड़ी को हेडलाइट जला के रुकने का इशारा देना है। रात के समय दोनों ही गाड़ियों के हेडलाइट चालू रहेंगे, ऐसे समय डिम फुल का इशारा देना है। अपने यहाँ हर शनिवार को नाइट पीरियड जाता है। जिनके 15 पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं ऐसे विद्यार्थियों को नाइट पीरियड दिया जाता है, उसमें लाइट के सिग्नल सिखाए जाते हैं। गाड़ी की लाइट पोजीशन बोर्ड पे देख लीजिए।
यह है हेडलाइट्स, इसमें दो फिलामेंट रहते हैं, डिम और फुल। गाड़ी की लाइट कंडीशन अगर अच्छी है तो फुल लाइट्स जो है वो गाड़ी से 300 मीटर तक के दूर रास्ते से पैरेलल फोकस देता है, और डिम लाइट्स जो है वो गाड़ी से 40 या 50 फीट के अंदर। सामने के लाइट्स देखिए, डिम और फुल ऐसे दो फिलामेंट्स इसमें रहते हैं। अगर गाड़ी की लाइट कंडीशन अच्छी है तो फुल लाइट्स जो है वो गाड़ी से 300 मीटर तक दूर रास्ते से पैरेलल फोकस देता है, और डिम लाइट्स जो है वो फोकस गाड़ी से 40 या 50 फीट के अंदर आता है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि डिम में गाड़ी चलाना है या फुल में गाड़ी चलाना है। गाड़ी चलाते समय जो आपको सुविधाजनक लगता है उस लाइट्स में आपने गाड़ी चलाना है। उसके बाद में ये जो है ये पार्किंग लाइट्स है, पार्किंग और इंडिकेटर, राइट या लेफ्ट। सामने में दो लाइट्स रहते हैं, एक पार्किंग दूसरा इंडिकेटर। पीछे में पार्किंग, उसके बाद में इंडिकेटर जो है। इसके अलावा और एक लाइट पीछे रहता है जिसे कहा जाता है ब्रेक लाइट। जब भी हम ब्रेक दबाते हैं पीछे के लाइट जल उठते हैं। आपके पीछे अगर कोई वाहन चल रहा है तो होशियार हो जाता है कि सामने का वाहन रुकने वाला है। और एक चौथा लाइट इसमें रहता है जिसे कहा जाता है रिवर्स लाइट। इसका उजाला थोड़ा ज़्यादा रहता है, रात के समय गाड़ी रिवर्स लेने में यह उजाला जो है वो हमें सहायता देता है। इन सब लाइट में से ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट ये ऑटोमेटिक जलते हैं। आपने रिवर्स गियर लगा दिया, पीछे का लाइट जल जाएगा। आपने ब्रेक दबा दिया, पीछे का लाइट जल जाएगा। बाकी सभी लाइट्स जो है वो हमें मैन्युअली चालू करना पड़ता है, मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है। उसके बाद में आता है आगे चल के रास्ता संकीर्ण है, आगे चल के रास्ता चौड़ा है। घाट सेक्शन में पहाड़ी काट के रास्ता बनाया जाता है और कुछ जगह पे दो गाड़ी क्रॉस होने के लिए जगह छोड़ी जाती है। अगर हम चौड़े रास्ते पे है और हमें कोई गाड़ी की आहट सुनाई देती है तो हमें वहीं रुक जाना है। सामने वाला वाहन निकलने के बाद हमें आगे बढ़ना है। अगर हम संकीर्ण रास्ते पे और हमें किसी गाड़ी की आहट सुनाई देती है तो किसी भी तरह से आगे वाले को सचेत कीजिए, हॉर्न है, हेडलाइट है, क्योंकि दिन में भी हेडलाइट काफ़ी दूर से दिखाई देते हैं, और उसको वहीं रुकने के लिए बोलिए। क्योंकि संकीर्ण जगह पे अगर दो गाड़ी आ गई तो एक तरफ पहाड़ी है तो एक तरफ खाई है, किसी न किसी एक को रिवर्स जाना पड़ेगा और वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद में आता है गैप बिटवीन टू वॉल्स, डिवाइडर में कट है। 20 नंबर का पन्ना खोलिए। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, कोई भी वाहन हो, टर्निंग के समय पीछे के चक्के सामने के चक्के के मुकाबले नज़दीक से मुड़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ख्याल में आ गया आपके? टर्निंग के समय पीछे के चक्के सामने के चक्के के मुकाबले नज़दीक से मुड़ते हैं। अब यहाँ से आपने अगर नज़दीक टर्न ले लिया तो सामने के चक्के जो निकल जाएंगे, पीछे के चक्के अटक जाएंगे। इसलिए बड़ा राउंड लेना है। कितना बड़ा राउंड लोगे? जितनी बड़ी आपकी गाड़ी है। कितना बड़ा राउंड लोगे? जितनी बड़ी आपकी गाड़ी है। साइकिल अगर सीधे लेके जाना है तो 2-2.25 फुट की जगह से साइकिल निकल जाती है। यही साइकिल हमें अगर टर्न करना है तो जितनी साइकिल की लंबाई है उससे 2 गुना ज़्यादा जगह हमें लगती है। उसको कहा जाता है टर्निंग एक्सिस। हम जब गाड़ी नई खरीदते हैं तो गाड़ी के साथ मैनुअल आता है और उस मैनुअल में उस गाड़ी का टर्निंग एक्सिस लिखा हुआ रहता है। छोटी जो पैसेंजर गाड़ियां है इसका टर्निंग एक्सिस 3.5 मीटर से लेके
तो 4 मीटर्स के बीच में रहता है, किसी का 3.6 होगा, किसी का 3.7 होगा, किसी का 3.8 होगा। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती है वैसा वैसा टर्निंग एक्सेस बढ़ जाता है। सुमो सब तवेरा वगैरह इन गाड़ियों के जो टर्निंग एक्सेस है ये 4.5 से लेके तो 5 मीटर्स के बीच में है। बस वगैरह लंबी गाड़ी अगर होगी तो उसका टर्निंग एक्सेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें यहाँ पे लेना होगा। बाद में आता है स्पीड ब्रेकर, उसके बाद में आता है स्पीड ब्रेकर, ये है चेक पोस्ट, ये है रेस कोर्स और गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। पहले हमने कौन सा देखा था? अनगार्डेड। अब ये कौन सा है? गार्डेड। अब गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पे गेटमैन बैठा हुआ है, अगर ट्रेन आने वाली तो पहले से गेट बंद रखेगा। मगर यहाँ पे हम क्या करते, दोनों तरफ से गाड़ियाँ लगा देते। जब गेट खुलता है तो आमने सामने आके हॉर्न बजाते हुए बैठ जाते, एक भी नहीं निकलता। हमेशा लेफ़्ट साइड में, अपने साइड में गाड़ी बराबर लाइन से खड़ी करना चाहिए। तो गेट अगर खुल गया तो सुचारू रूप से ट्रैफिक चालू हो सकता है। और रास्ते पे इतनी समझदारी हमें बताना ज़रूरी है। इसके बाद में सूचनात्मक, ये बताने की ज़रूरत नहीं, देख के ख्याल में आता है। उसके बाद में हम देखते हैं आदेशात्मक। इसमें जो आदेशात्मक पे ऊपर की जो लाइन है ये मनाही चिन्ह है। सीधा जाना मना है, आना जाना मना है, वन वे ट्रैफिक। जहाँ पर मेरी उंगली है वो है हेवी गाड़ी लेके जाना मना है। बस या ट्रक का चिन्ह बताया हुआ रहता है, उस पर काट मारी गई थी। अब हेवी गाड़ी का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या है? जिस गाड़ी का माल भरकर वजन 7.5 टन से ऊपर है वो हो गई हेवी, जिसका 7.5 टन से नीचे है वो हो गई लाइट। लूना का भी अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या टैक्स सर्टिफिकेट देखते हैं तो उस पर उसका वज़न लिखा हुआ रहता है, हर गाड़ी का रहता है। तो वो वज़न अगर 7.5 टन से ऊपर है तो वो हो गई हेवी, और 7.5 टन से नीचे है तो वो हो गई लाइट गाड़ी। उसके बाद में आता है राइट टर्न मना है, लेफ़्ट टर्न मना है। ये सभी टर्निंग के निशान जो है मना है या कंपलसरी है, ये अपने अपने जगह पे ज़रूरत के मुताबिक पिरोए जाते हैं। जैसा कि आनंद टॉकीज से लोहा पुल की ओर हम जाते हैं तो राइट मुड़ सकते क्या? नहीं, हमें कंपलसरी लेफ्ट मुड़ना पड़ता है। सीधा जा सकते क्या? क्योंकि वन वे आ गया बरडी मेन रोड, तो फिर हमें राइट मुड़ना पड़ता है। तो अपने अपने जगह के मुताबिक वहाँ पे ये निशान पिरोए जाते। उसके बाद में आता है यू टर्न लेना मना है। ये बोर्ड आपने कहीं देखा है? एक आधी जगह बताइए जहाँ पे बोर्ड आपने देखा हो। सभी फ्लाईओवर्स या सभी पुलिया जो है उस पर ओवरटेक करना मना है का बोर्ड लगा हुआ है। उसी के बाजू में और एक बोर्ड लगा हुआ है, ओवरटेक करना मना है। सामने वाले गाड़ी के आगे गाड़ी निकालना मना है। हॉर्न बजाना मना है। दवाखाना, स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास पेशेंट को तकलीफ होती है, स्कूल के पास पढ़ाई में तकलीफ होती है, हॉर्न बजाना मना है। उसके बाद में स्पीड लिमिट जो भी दिया है उससे ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाना मना है। सभी एक्ट्रॉय पोस्ट पे ये बोर्ड लगा हुआ है। ट्रैफिक की कंडीशन और रोड की कंडीशन देखते हुए आंकी जाती है। इससे ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाना मना है। चौड़ाई सीमा, इससे ज़्यादा जगह अगर आपको टर्निंग के लिए लगती है तो इस रास्ते गाड़ी ले जाना मना है। आप में से पचमढ़ी कौन कौन गए हैं? ज़रा हाथ ऊपर कीजिए। काफ़ी लोग गए हैं। पचमढ़ी में धूपगढ़ देखा है आपने? क्या देखने जाते धूपगढ़? सनराइज़ या सनसेट। धूपगढ़ जाने के दो ही समय हैं, या तो एकदम सुबह या तो एकदम शाम को। धूपगढ़ में आम गाड़ी जाने नहीं देते, सिर्फ उनकी जिप्सीज जाती है या सुमो के ऊपर कोई गाड़ी जाने नहीं देती। अगर गलती से कोई निकल गया जिसको जानकारी नहीं, बाहर का ड्राइवर है, तो उसको चेक पोस्ट पे रोक लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्निंग इतने छोटे हैं कि बड़ी गाड़ी वहाँ पे टर्न नहीं हो पाती। मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम कौन सा आ गया? चौड़ाई सीमा।
इसी का टेक्निकल नाम मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था, आप में से कोई वापस मुझे बता सकता है? टर्निंग एक्सिस। टर्निंग एक्सिस अगर आपके गाड़ी का इससे ज़्यादा है तो इस रास्ते वाहन लेके जाना मना है। उसके बाद में आता है ऊंचाई सीमा। कोई भी पुलिया के नीचे जाने से पहले पुलिया की हाइट और अपने गाड़ी की हाइट का अंदाज़ा लीजिए। इतवारी दही बाज़ार से लेके जो ऑटोमोटिव जाता है वहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, उस फ्लाईओवर के नीचे एक 6.5 फुट का पुलिया है। कामठी कनान के बीच में 8.5 फुट का पुलिया बना हुआ है। बम्बई जैसे शहर में जहाँ पे लोकल का जाल बिछा हुआ है, कुछ कुछ पुलिया इतने छोटे हैं कि जिसमें से मारुति कार निकल जाती है मगर मारुति वैन नहीं निकलती। तो कोई भी पुलिया के अंदर जाने से पहले पुलिया की हाइट और अपने गाड़ी का हाइट का अंदाज़ा लेना ज़रूरी है। करीबन 1-1.5 घंटे से अपन एक ही देख रहे हैं, फलाना धोखा है, ठिकाना धोखा है। ये अकेला एक है काली पट्टी काला गोल जो धोखा ख़त्म होने की सूचना देता है। इसका मतलब है आगे कोई धोखा नहीं है, मनचाही रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हो। शहर की सीमा समाप्त होने के बाद या घाट सेक्शन ख़त्म होने के बाद हमें ये दिखाई देता है एंड ऑफ स्पीड लिमिट्स, गति पर बंदिश का अंत। उसके बाद में आता है लाल पट्टी लाल गोल, नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना है। लाल क्रॉस लाल गोल, गाड़ी रोकना भी मना है। अब क्या अंतर है गाड़ी रोकना गाड़ी खड़ी करना में? जैसा बस स्टॉप पर बस रुकती है और डेपो में जाके गाड़ी बस खड़ी होती है। ड्राइवर स्टीयरिंग पे है, वाहन रुका है, ड्राइवर को स्टीयरिंग से उतरना है, वाहन खड़ी करना है। ये दोनों का अंतर है। 3 नंबर का पन्ना खोलिए। ये 5 नियम आपको रटने के बजाय इसका मतलब समझा लेना है और ज़िंदगी भर ये ख्याल रखना है। वो गाड़ी खड़ी करने के बारे में है। यातायात को तकलीफ से गाड़ी खड़ी नहीं करना है। चौराहा तंगपुल बस स्टॉप पे गाड़ी खड़ी नहीं करना है। 122। 123 क्या कहता है? गाड़ी के पायदान पर या बॉडी के बाहर कोई सवारी या सामान रखना मना है। जैसे कि इसकी लंबाई और चौड़ाई है तो ऐसा कोई भी सामान मत रखिए जो इसके लंबाई चौड़ाई से बाहर जाए। हम देखते सुबह दूध वाले केटली लेके आते मोटरसाइकिल पे, दोनों तरफ केटली बाहर रहती, मतलब नियम कौन सा टूट गया? 123। कई गाड़ियों पे कैरियर लगा हुआ रहता है, वो कैरियर पे हमने अगर सीढ़ी या पाइप बांध दिया तो दोनों तरफ बाहर निकल जाएगा, मतलब कौन सा नियम टूट गया? 123। पैसेंजर गाड़ी में तो ऐसा सामान ले जाने का सवाल ही नहीं आता, मगर गुड्स गाड़ी में कभी ऐसा सामान ले जाने का मौका आया तो जो पोर्शन बॉडी से बाहर निकल रहा है उसमें दिन में लाल कपड़ा और रात में लाल लाइट लगाना ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोहे के ट्रक चलते हैं उसमें एक चिंदी ऐसी लहराते रहती है, तो वो यूं ही नहीं है, कानूनन वो चिंदी ज़रूरी है, कानूनन वो कपड़ा ज़रूरी है। ट्रक तो छोड़ो, हाथ ठेले वाले जो चलते हैं वो भी लाल कपड़ा लगा के चलते हैं। कानूनन ये लाल कपड़ा लगाना ज़रूरी है। 125 क्या कहता है? चालक को बाधा। 125 है चालक को बाधा। गाड़ी चलाते समय अड़चन हो ऐसे कोई सवारी या सामान गाड़ी में नहीं रखना है। जैसे कि आप सीखते हो, सर आपको सिखाते, आपके बीच में अगर कोई आके बैठ जाए तो आपको क्या तकलीफ होगी? गियर बदलने में तकलीफ होगी, स्टीयरिंग घुमाने में तकलीफ होगी। तो ऐसा कोई भी सवारी या सामान गाड़ी में मत रखिए जिससे गाड़ी चलाने में आपको तकलीफ हो। मैं इसमें आपको 1-2 दुर्घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। करीबन 14-15 साल हो गए, मैं खुद यहाँ से वर्धा रोड की ओर ट्रेनिंग करते हुए जा रहा था। छत्रपति नगर चौक में मेरे सामने 2 मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे एक बस के नीचे घुस गए। मेरे सामने दुर्घटना थी, मैंने उनको गाड़ी में रखा, मेडिकल में लेके आया। साहब
ख़त्म हो चुके थे, मैडम इंजर्ड थी। उसके बाद में जो हुआ वो होना ही था। ड्राइवर को नीचे खींचा पब्लिक ने, उसकी इतनी धुलाई की बेचारे की कि उसको भी मेडिकल में एडमिट करना पड़ा। अब जिसके हाथ से एक जान गई है उसको मैंने बेचारा कहा, यह आपने शायद गौर किया हो। क्यों कहा? बस के नीचे आलू और प्याज पड़े थे। आप में से कोई सोच सकता है कि आलू और प्याज वहाँ पे कैसे क्या पहुँचे? सब्जी की थैली हैंडल को लटकाए घर लेके जा रहे थे और टर्निंग के समय आलू अटक गया और आलू ने अपना काम बता दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 और 2 5 अगर टोटल किया तो आज नहीं कल कहीं ना कहीं आपको सुधारने का मौका मिलेगा। मगर ड्राइविंग की एक गलती, या तो आपकी जान या तो सामने वाले की जान, यहाँ पे गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमेशा सोच समझ के ठंडे दिमाग से ड्राइविंग करना ज़रूरी है। आज ड्राइवर के सबसे बड़ा अगर दुश्मन कोई होगा तो वो है मोबाइल। वर्धा रोड से एक कंक्रीट मिक्सर जा रहा था, ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा था, उसका ध्यान ही नहीं कि सोमलवाड़ा चौक पे लाल लाइट लगा हुआ है और ट्रैफिक खड़ा है। खड़े ट्रैफिक में घुस गया, 5-6 गाड़ियाँ डैमेज हो गई। स्कूटी पे एक महिला और उसका बच्चा एक स्पॉट पे ख़त्म हो गया, एक मेडिकल आके ख़त्म हो गया। अरे भैया, मोबाइल पे बात करना है तो गाड़ी सेफली रोको, और 1 घंटा बात करो ना, किसने रोका है? जब मोबाइल नहीं थे तो दुनिया नहीं चल रही थी क्या? ड्राइविंग और मोबाइल ये दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करना है। 125 में 2 चीज़ें और आई है, 2 व्हीलर में हेलमेट और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट। समृद्धि हाईवे बन रहा है, 8 घंटे में बम्बई पहुंचने की बातें हो रही है। अभी नई नई गाड़ियां भी ऐसी आ रही कि जिसकी 250-250 तक स्पीड जा रही है। इसके साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ने वाला है। हमें सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। हमारे एक परिचित है जो कान्हा गए थे 31st मनाने के लिए, 5-6 फैमिलीज थी, 5-6 गाड़ियाँ थी। मौज मस्ती करके वापस आ रहे थे, खवासा बॉर्डर पे चाय पिए दोपहर को 4:30 का समय, और वापस नागपुर के लिए निकल पड़े। जिसको इन्होंने ओवरटेक किया उनका ऐसा कहना है कि उनकी रफ्तार 130 की थी। मतलब इनकी रफ्तार कितनी होना चाहिए? 130 से ज़्यादा। जो पीछे बैठे थे उन्होंने बताया कि अचानक कोई बंदर आ गया। बंदर क्या था? काल था। अचानक ब्रेक दबाने के कारण सामने जो 2 जन बैठे थे, एक बच्चा था, एक चला रहे थे वो थे, दोनों कांच तोड़ के गाड़ी के आगे फेंके गए और उसी गाड़ी के चपेट में आके स्पॉट पे ख़त्म। आपस का मामला था। हम एक्सीडेंट स्पॉट पे गए थे देखने के लिए, वहाँ पे ना कोई बंदर था ना कुछ था। मेरा ऐसा कहना है कि अगर सीट बेल्ट बंधा हुआ रहता तो कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं था। ये सामने फेंके गए, ब्रेक का पैर निकल गया, गाड़ी को रफ्तार मिल गई। अगर सीट बेल्ट रहता था तो गाड़ी जहाँ के वहाँ रुक जाती थी, ना कहीं टकराए, ना कुछ हुआ ना कुछ हुआ। तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। 126 जो है वो गाड़ी खड़ी करने के बारे में। रास्ते के बाएं तरफ खड़ी कीजिए, इंजन बंद कीजिए, चाबी निकालिए, आगे पीछे गुटके लगाइए। अब 122 भी खड़ी करने के बारे में, 126 भी खड़ी करने, क्या अंतर है? ड्राइवर स्टीयरिंग पे है 122, ड्राइवर को स्टीयरिंग से उतरना है 126। गाड़ी के साथ ज़रूरी कागजात 130। 3 प्रकार की गाड़ी बनी है, 3 प्रकार के लाइसेंस बने हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। जो भी गाड़ी आप चला रहे हो उसके संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना ज़रूरी है। कई लोगों का ख्याल है कि जिनके पास में 4 व्हीलर का लाइसेंस है उनको 2 व्हीलर के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो, आपके पास 4 व्हीलर लाइसेंस है, तो आपको लर्निंग निकालना होगा 2 व्हीलर का, उसकी टेस्ट देना होगा और आपके लाइसेंस में उसका एंडोर्समेंट करवा लेना पड़ेगा। तो 3 लाइसेंस है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। उसके बाद में आता है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
गाड़ी की बनावट किसकी है, गाड़ी का मालक कौन है, सामान कितना ढो सकते हो, पैसेंजर कितना ढो सकते हो, डीजल है, पेट्रोल है, ये पूरी जानकारी जिसमें रहती है उसे कहा जाता है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट। वैसे तो नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में 15 साल का टैक्स है, अप्रैल से 8 साल का करने का चल रहा है, मगर आज तो अभी 15 साल का है। ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ जो है जैसे ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, एम्बुलेंस है, ट्रक है, बस है, इनका हर साल भरना पड़ता है। वो टैक्स की एंट्री जिस किताब में रहती है उसे कहा जाता है टैक्स सर्टिफिकेट। चौथा आता है बीमा प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। 2 प्रकार का बीमा आता है, एक आता है कॉम्प्रेहेंसिव और दूसरा आता है थर्ड पार्टी। एक अंदाज के तौर पे आपको बताता हूँ, जिस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 100 रुपये में बनेगा उसी गाड़ी का कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस 800 रुपये में बनेगा। अब फ़र्क ऐसा है कि आपके गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, समझो आपको कोई मोटरसाइकिल से ठोस हो गई, उसका हाथ पैर टूट गया, उसका मोटरसाइकिल का कॉम्पेंसेशन से मांगा कि मेरा 1 लाख का कॉम्पेंसेशन है, मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई और मेरा मेडिकल का। उसको 1 रुपया देने का, 1000 देने का, 1 लाख देने का, 10 लाख देने का कौन देखते बैठेगा? इंश्योरेंस कंपनी। मगर उसको बचाते बचाते अगर आपकी गाड़ी डैमेज हुई तो आपकी गाड़ी का 1 रुपया नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी। अगर कॉम्प्रेहेंसिव है तो उसका मेडिकल का खर्चा मिलेगा, उसका जो नुकसान उसका खर्चा मिलेगा। आपकी अगर गाड़ी डैमेज हुई तो आपको नुकसान मिलेगा, आपको अगर कोई मेडिकल का खर्चा लग रहा है तो वो भी मिलेगा कॉम्प्रेहेंसिव में। गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम से कम करना ज़रूरी है, दूसरे के रिस्क अपने ऊपर मत लो। मोटर व्हीकल एक्ट में सबसे ज़्यादा फाइन जो है वो इंश्योरेंस के लिए है। आज की स्थिति में अगर देखा जाता है तो विदाउट लाइसेंस अगर आप गाड़ी चलाते हो तो 700 रुपया फाइन है। अगर आपकी गाड़ी दूसरा कोई चला रहा है तो आपको 700 रुपये, क्योंकि आपने बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी दिया, और उसको 700 रुपये मतलब 1400 रुपये हो जाता है दोनों का मिला के। तो इंश्योरेंस अगर एक्सपायर हुआ है तो 2000 रुपये फ़ाइन है इंश्योरेंस के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा फ़ाइन इंश्योरेंस के लिए है। गवर्नमेंट का कहना ऐसा है कि दूसरे के रिस्क आप अपने पास में मत रखिए, कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहना ज़रूरी है। उसके बाद में आता है पीयूसी अंडर कंट्रोल, आपके गाड़ी से जहरीला धुआं नहीं निकल रहा है, इसका सर्टिफिकेट। कई लोगों का अलग ख्याल है कि मैंने तो गाड़ी शोरूम खरीदा था, मुझे क्या ज़रूरत है। अरे शोरूम गाड़ी कितने दिन, खरीदी तारीख से 6 महीने, 6 महीने के बाद हर 6 महीने में आपको पीयूसी सर्टिफिकेट निकालना ज़रूरी है। ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी के साथ, मतलब सफ़ेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी के साथ। अगर आप पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला रहे हो, ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहे हो, तो इसके साथ और 4 कागजात आपके पास में होना ज़रूरी है, जिसमें से पहला आता है फिटनेस सर्टिफिकेट। ऐसी गाड़ी हर साल आपको आरटीओ लेके जाना पड़ता है और रास्ते पे चलने लायक कंडीशन में है, इसका सर्टिफिकेट आपको आरटीओ से लेना पड़ता है। दूसरा है परमिट, आप कौन सा धंधा करना चाहते हो, माल ढोना चाहते हो, पैसेंजर ढोना चाहते हो, लिक्विड ढोना चाहते हो, इसकी परमिशन जो रहती है उसे कहा जाता है परमिट। तीसरा आता है लॉगबुक, मगर बहुत कम लोग लॉगबुक पे ध्यान देते हैं, जहाँ की लॉगबुक पे हमारा ध्यान रहना ज़रूरी है, खास करके ट्रांसपोर्ट गाड़ी के साथ या जो अपने यहाँ ड्राइवर रखते हैं उन्होंने। कभी आप चलाओगे, कभी आपका ड्राइवर चलाएगा। अगर ड्राइवर के हाथ से कोई दुर्घटना हो गई और वो भागने में सफल रहा तो क्या करेगा? चाबी रख के चले जाएगा। जब नंबर के हिसाब से पुलिस आएगी और आप अगर ये नहीं बता सके कि कौन गाड़ी चला रहा था तो किसको अरेस्ट करके लेके जाएंगे? गाड़ी मालक को। तो ऐसे जो लॉगबुक है ये स्टेशनरी के दुकानों में मिलते हैं, कौन से दिन कौन सा ड्राइवर कौन सी गाड़ी कहाँ लेके गया था, कितना किलोमीटर चली, कितने बजे गया, कितने बजे वापस आया, इत्यादि एंट्री उसमें रहती है, तो उसे कहा जाता है लॉगबुक। और आखिरी आता है ड्राइवर का अपना बैच। ट्रांसपोर्ट गाड़ी की ड्राइवर का अपना बैच ट्रांसपोर्ट गाड़ी के साथ में बस के लिए गोल आता है, तो ऑटो रिक्शा के लिए जो है ये त्रिकोणी बैच आता है। ट्रांसपोर्ट गाड़ी के साथ में ये होना ज़रूरी है।
कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ। हर गाड़ी के जो गियर्स है वो अंग्रेजी एज में रहते हैं। इसका रिवर्स अगर छुपा दो तो ये क्या बन गया? अंग्रेजी एज। बीच की जो डंडी है वो हो गया न्यूट्रल, और 4 कोंटे जो है ये हो गए गियर्स। सबका होता है, आपका भी होता है। हम जब दूसरे से तीसरा गियर लेते हैं तो हमें इसमें अपने तरफ खींचना चालू कर देते हैं। उसी प्रकार जब तीसरे से दूसरा गियर लेते हैं तो उसको ढकेलना चालू कर देते हैं। ये आदत अगर हमारे गाड़ी से आपके गाड़ी में गई तो आपके गाड़ी का गियर बॉक्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये आप ही के लिए रहता है। 4 पीरियड के बाद बिल्कुल आखिरी तक, आखिरी पीरियड तक इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। कोरोना से पहले 4 स्टूडेंट गाड़ी में बैठते थे और 2 घंटे की बैच रहती थी। अभी कोरोना चालू होने के बाद 2 या 3 स्टूडेंट गाड़ी में बैठते। आपका पीरियड होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया, अब सामने से मेरा कोई लेवा देवा नहीं। और फिर से वही बात, सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल पीछे बैठ के शुरू हो जाता है। जब आप स्टीयरिंग पे बैठते हो तो आपके दिमाग पे सामने ट्रैफिक का टेंशन रहता है, सर की बड़बड़ चालू रहती है। कभी बोलते एक्सीलेटर दबाओ, खोलते ब्रेक दबाओ, खोलते क्लच दबाओ, उनका भी सुनना पड़ता है। ऐसे में आपके होने वाली गलती आपके ख्याल में नहीं आती। पीछे बैठ के अगर सर के इंस्ट्रक्शंस और इनका ड्राइविंग आप देखते हो तो दूसरे दिन आपके ड्राइविंग में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और आपके ट्रेनिंग के लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। थैंक यू।